लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। नाउ अब सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट होता है, सबसे पहली बात ये क्या है? पब्लिक सर्विस, इसके फीचर क्या होता है? सबसे पहली बात मैं वो बताता हूँ। इसमें सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट होता है कि जो गवर्नमेंट एंटिटी है, जो ग्रांटर होती है, वो एक प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर एंटिटी को कंस्ट्रक्शन या गवर्नमेंट अपना कुछ काम करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड कर देती है। टोल रोड के हो गए, बिल्डिंग होगी, कोई प्रोजेक्ट हो गया पर्टिकुलर, एक सर्विस पूरी रोड होगी, टोल रोड होगी, कुछ बनाने के लिए प्रोजेक्ट दे देती है, हॉस्पिटल कुछ भी। नाउ पर क्या होता है फीचर इसके? पब्लिक नेचर सर्विसेज ऑब्लिगेशन बाय ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है? पब्लिक सर्विस होगी लेकिन ऑब्लिगेशन किसकी फुलफिल होगी? ऑपरेटर फुलफिल करेगा। Public policy services related to infrastructure provided to be public irrespective of identification of party that operates। कि कौन ऑपरेशन कर रहा है वो नहीं है, पार्टी किसको प्रोवाइड, पब्लिक को दी जाएगी। ये नहीं है जनरली उनको दी जाएगी या कोई एक पर्टिकुलर एक रिलीजन को दी जाएगी, वो कुछ क्राइटेरिया नहीं होगा, पब्लिक को दी जाएगी, उसमें कोई भी ऑपरेट करे उसको। कॉमन फीचर्स क्या होंगे? ग्रांटर इज पब्लिक सेक्टर एंटिटी। जो ग्रांटर होगी पब्लिक सेक्टर होगी, जो वो मोस्टली मोस्टली होगा सर्विस कंसेशन के केस में होती है गवर्नमेंट एंटिटीज, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडी एंड प्राइवेट सेक्टर, टू विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिवॉल्व। कि अब जैसे क्या हो सकता है कि जैसे मान लो जो पर्टिकुलर सर्विस कंसेशन में होता है, क्या होता है? एनएचआई होगी, एनएचआई अपनी कोई एसपीवीज बना सकती है आगे। एसपीवी वो तो प्राइवेट एंटिटीज होंगी वहां पे। अब प्राइवेट एंटिटी का काम होगा कि आगे किसको अलॉट करना है, तो पर्टिकुलर एसपीवीज को भी कवर करने के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को भी कवर कर लिया है। क्योंकि एनएचआई तो एक गवर्नमेंट बॉडी होगी, वो होगी अगर डायरेक्टली एनएचआई एलोकेट करिए, बट अगर एनएचआई एसपीवी बना के आगे एलोकेट कर रही है तो दैट इज प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट, अब इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑपरेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल एटलीस्ट सम ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट मेरली एक्ट एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ ग्रांटर। ये नहीं है कि खाली एजेंट मतलब काम करके गवर्नमेंट को दे देगा। ये भी है कि गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रिकवर भी करे उसके वहां पे कुछ भी, खाली एजेंट की तरह काम ना करे, ऑपरेट भी करेगा, मैनेजमेंट भी कुछ काम करेगा और चार्ज लेगा, अमाउंट रिकॉग्नाइज करेगा, लेगा गवर्नमेंट बॉडी से। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेट इनिशियल प्राइस। कि कॉन्ट्रैक्ट को इनिशियल प्राइस सेट कर देगा कि कितना है, लेवाइड बाय ऑपरेटर एंड रेगुलेट्स प्राइस रिवीजन ओवर द पीरियड इन सर्विस एग्रीमेंट। कि जो भी है प्राइस आगे चेंज होगा वो रेगुलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। कि जैसे जो भी गवर्नमेंट बॉडी है वो बताएगी ना कितना प्राइस सेट करना है, वो उसके अकॉर्डिंग सारा होएगा। एक कॉमन फीचर्स है, operator obliged to hand over the infrastructure to grantor in specified condition at the end of arrangement for little or no incremental consideration। कि जो ऑपरेटर है वो obliged होगा ग्रांटर को ट्रांसफर करने के लिए आफ्टर एंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर लिटिल और नो कंसिडरेशन, नो इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा कुछ चार्ज ना करे वहां पे। लिटिल होगा या कुछ नो इंक्रीमेंटल एडिशनल चार्ज ना करे, क्योंकि एडिशनल यहाँ पे एक आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अलग से जो केस स्टडी को छोड़ के है, कि वहां पे इंक्रीमेंटल कंसिडरेशन मान लो अगर फेयर वैल्यू के इक्वल मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या होगा? नो इंक्रीमेंटल कंसिडरेशन है या है वहां पे? ये तुम में से कोई बताएगा भी? क्या चीज? उसने फेयर वैल्यू की इक्वल ट्रांसफर कर दिया, मतलब फेयर जैसे वैल्यू पे मान लो, ट्रांसफर कर हाँ, दिया। कोई जैसे मैंने हॉस्पिटल बनाया, उसकी 50 साल की लाइफ है और उसमें मैंने 20 साल में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो 20 साल के बाद मैं तुम्हें फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करूंगा जो भी अमाउंट लूंगा। अच्छा। ओके। तो हम्म। तो वो फिर एक तरीके से ये हो गया ना कि मैंने तुम्हें सेल कर दी फेयर वैल्यू पे। हाँ, तो उस क्वेश्चन में अब क्या, चलो एक बार स्कोप भी कवर करते हैं, स्कोप के बाद बताना कि इफ्रिक इसके सर्विस कंसेशन के स्कोप में है या नहीं है। हम्म। नाउ स्कोप, इट अप्लाइज टू पब्लिक टू प्राइवेट सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट इफ ग्रांटर कंट्रोल्स एंड रेगुलेट। कौन करेगा? ग्रांटर। क्या चीज करेगा? डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। अब फर्स्ट डब्ल्यू क्या है? व्हाट सर्विसेज ऑपरेटर मस्ट प्रोवाइड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो बताएगा ग्रांटर। टू whom इट मस्ट प्रोवाइड, किसको करनी है वो भी मैं बताऊंगा। ग्रांटर मतलब मैं ग्रांटर हूँ, तुम सारे मान लो इस क्वेश्चन में वो हो जाओगे ऑपरेटर। एट व्हाट प्राइस वो भी मैं बताऊंगा किस प्राइस पे करनी है। किस एंड प्राइस पे करना grantor controls through ownership, beneficial and titles and otherwise any significant residual interest। सिग्निफिकेंट बचा हुआ हिस्सा होना चाहिए उसका। ये नहीं है मान लो है? 30 साल की लाइफ, 50 साल की लाइफ है, मैं तुम्हें हम्म। आफ्टर 48th ईयर ट्रांसफर करूंगा, 2 साल के लिए गवर्नमेंट लेगी, तो एक सिग्निफिकेंट रेजिडुअल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द एंड ऑफ अरेंजमेंट। काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ये भी ध्यान रखना है। और बट नोट स्पेशल क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड एंड रिकॉग्नाइज एज पीपी बाय ऑपरेटर बिफोर सर्विस अरेंजमेंट बट डी रिकॉग्नाइज एज पर इंडेक्स 16। क्या कि मैं पीपी की तरह हेल्ड कर सकता हूँ उसको? नहीं, पीपी तो पीपी नहीं होगी वो हमारी।
हाँ, ऑपरेटर की पीपी नहीं बनेगी वो, क्योंकि उसके पास राइट ही नहीं है। मेरे पास राइट नहीं है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बुक नहीं कर सकता पीपीई को ना। और ग्रांटर की इसके अंदर, इस सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट के अंदर अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं है। अपेंडिक्स डी के अंदर जो ये मान लो ये इफ्री की है, जो अगर आईएफआरएस के टर्म्स में देखें, दिस इज इफ्रिक 12 एंड इन टर्म्स ऑफ इंडेस इट इज अपेंडिक्स डी ऑफ इंडेस 15। तो इतना समझ आ गया? कुछ डाउट है इसके अंदर दोनों को, किसी को? एनी डाउट टिल हियर? क्योंकि ये स्कोप है, आगे तुम तभी जाओगे अगर इसके अंदर फुलफिल हो जाओगे तो। ये वाला बताना जो ये तुम पूछ रहे थे कि वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करा, अगर हाँ। स्कोप के थ्रू जाए तो अगर ग्रांटर ही सारी चीज कर रहा था, मतलब वही डब्ल्यू डब्ल्यू कर रहा था कि कौन सी सर्विस जाएंगी, किसको जाएंगी और एट व्हाट प्राइस, और साथ के हम्म, साथ उसी की ओनरशिप है, बेनिफिशियल एंटाइटलमेंट भी उसका है, और सिग्निफिकेंट रेसिडुअल इंटरेस्ट जैसे कि हम 20 इयर्स के बाद ट्रांसफर कर रहे थे, तो 30 इयर्स की लाइफ बची हुई थी, यानी कि हाँ। वो इस स्कोप के अंडर तो फॉल कर गई। अब बस ये है कि वो बाद में उसको क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहा है। हम्म तो अब इसमें अ, मैं बताता हूँ, वो हो जाएगा वहां पे, स्कोप के अंदर होगा फिर भी। उसने लिख रखा है हम्म, इंक्रीमेंटल कंसिडरेशन में कुछ नहीं लूंगा, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन। अब जितनी फेयर हाँ वैल्यू पे होगी वो ओके, उतनी मैं ले लूंगा। राइट राइट। मतलब वो ऐसा होता है ना, आइदर नॉमिनल वैल्यू पे कर दे या फिर फेयर वैल्यू पे कर दे। हाँ, राइट। जैसे वो इस क्वेश्चन में जो अभी हम देखेंगे उसमें उसने 5 लाख पे करी है ट्रांसफर पूरी वो रोड। वो एक लिटिल कंसिडरेशन है, हाँ क्योंकि वो वहां पे लिटिल होगी। एक्चुअली जो भी वो उस क्वेश्चन में अगर हम जे फ्रेश वाली देखें, तो वहां पे टोल एक रोड बन रही है, रोड में करोड़ों में कर लगता है वहां पे एक्चुअली। हाँ 500 करोड़ में हजार लग रही है। करोड़ या बहुत हैवी अमाउंट्स लगती हैं। हम्म, तो 5 लाख तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है। बहुत नॉमिनल अमाउंट होगी। हम्म अगर हम अब नाउ, अब इफ वी आर इन द स्कोप ऑफ इफ्रिक और अपेंडिक्स डी, नाउ व्हाट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो? ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटर राइट ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑपरेटर की क्या राइट है? नॉट बी रिकॉग्नाइज एज पीपी ऑफ ऑपरेटर, उसके पास कोई राइट नहीं है, उसका कंट्रोल, मतलब कंट्रोल उसके पास नहीं आ गया। बट मैं क्या है, एक्सेस टू ऑपरेशन का राइट है मैं मेरे पास ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रांटर, कि मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो बस ये इसमें ये है कि पीपी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ऑपरेटर। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ अरेंजमेंट कंसिडरेशन। उसमें हम क्या करेगा? ऑपरेटर रिकॉग्नाइज एंड मेजर रेवेन्यू एज पर इंडेक्स 115। जो भी आगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा एज पर 115 होगी, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेड सर्विसेज। और ऑपरेशन की भी जो आगे ऑपरेशंस की होगी, एक तो होगी अपग्रेड सर्विसेज, अगर मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, और बाद में अगर मैं ऑपरेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको 15 साल के लिए, बाद में भी अगर मेंटेनेंस की कर रहा हूँ, तो वो भी एज पर इंडेक्स 115 होगी। नेक्स्ट, कंसिडरेशन गिवन बाय ग्रांटर टू ऑपरेटर। जब यहाँ पे आएगा कि जो ग्रांटर अमाउंट देता है ऑपरेटर को, उसमें अब कैसे अमाउंट रिकॉग्नाइज करनी है? इफ ऑपरेटर प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेड देन एज पर 115, बट कंसिडरेशन में भी राइट्स टू फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट भी। फाइनेंशियल एसेट कब होगा? इट टू द एक्सटेंट अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम और एट द डायरेक्शन ऑफ ग्रांटर। अब क्या है, अनकंडीशनल राइट है वहां पे, किसके पास? ऑपरेटर के पास, टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। अनदर फाइनेंशियल एसेट में शेयर्स भी आ सकते हैं या कुछ और भी आ सकते हैं वहां पे। वैसे शेयर्स नहीं आएंगे जनरली, अगर आएगा तो कैश प्रोवाइड करेगी वहां पे, और बाय ग्रांटर। एंड ग्रांटर हैज लिटल और लिटल डिस्क्रिशन टू अवॉइड द पेमेंट। ये नहीं ग्रांटर बाद में मना कर दे, डिस्क्रिशन उसके पास राइट है कि मैं करूं या कम करूं, या लिटिल होना चाहिए वहां पे, देना ही मतलब। पड़ेगा। हाँ, तो उसे मान लो 45 lakhs देने ही देने हैं, तो उसमें मान लो 100 और 100, चलो एक बार आगे भी कवर अप करते हैं, फिर करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंटेंजिबल एसेट। अब इसमें क्या होगा? टू द एक्सटेंट रिसीव राइट एंड लाइसेंस टू चार्ज द यूजर ऑफ पब्लिक सर्विस, कि मतलब उसमें कह दिया कि तुम ऑपरेशन तुम कर लो, कंस्ट्रक्शन को फुलफिल करो। एक सेकेंड। हाँ, उसमें क्या होगा कि उसमें ग्रांटर होगा, वो कह देगा कि तुम कंस्ट्रक्शन करो, 20 साल तक तुम्हारे पास टोल का राइट है, तुम टोल रिकवर करो अपनी। अगर राइट। टोल का राइट मैंने तुम्हें लाइसेंस दे दिया 20 साल तक, 20 साल तक तुम ऑपरेट करोगे आफ्टर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी। 20 साल तक जब तक तुम्हारा रेवेन्यू होगा वो अपना रिकॉग्नाइज करो उसके अकॉर्डिंग। तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? टू द एक्सटेंट हमारा जो राइट है वहां पे, अब राइट की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अनकंडीशनल राइट कितना है, हमें फ्यूचर से कितना मिलेगा, तो उसकी हम फेयर वैल्यू एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू नहीं कर सकते, हमें हमें अमाउंट एस्टिमेट कर, फिर एस्टिमेशन करनी पड़ेगी।
कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर मार्जिन लेके हम एड अप कर सकते हैं वो। नाउ इट इज नो ऑल्सो, इट इज नॉट एन अनकंडीशनल राइट, कि जैसे एक राइट तो है ना कि हमें राइट मिल रहा है कि हम यूजर से चार्ज करेंगे, बट दिस इज एन नॉट एन अनकंडीशनल राइट है, क्योंकि अगर ये अनकंडीशनल राइट है तो फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसने बता दिया कि ये अनकंडीशनल राइट भी नहीं है, कि जो हम अमाउंट कंसिडरेशन जो पब्लिक यूजर से, क्योंकि कंटिंजेंट है, पब्लिक यूज कितना करेगी। डिपेंड करेगा। हाँ, बट जैसे हम जो अनकंडीशनल राइट वाला फाइनेंशियल एसेट के केस में वापस आए, एक सेकंड को यार। हाँ, कि जो जैसे अब क्या अनकंडीशनल राइट है, वहां पे क्या होगा कि ग्रांटर गारंटी करेगा पे करने के लिए आइदर स्पेसिफाइड और डिटर्मिनेबल अमाउंट, कि हम डिटरमाइन कर देंगे कि अमाउंट कितनी निकलेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या जितनी भी लगेगी उसका 50%, या अमाउंट मैंने पहले ही बता दी कि कितनी लगेगी स्पेसिफाइड, वो फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी। और आइदर शॉर्टफॉल फ्रॉम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूजर्स ऑफ पब्लिक सर्विस और स्पेसिफाइड डिटर्मिनेशन, कि जितना मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं मिनिमम कमिटमेंट 45 lakhs है, और ऊपर से क्या है कि मान लो तुम ये है कि अमाउंट इतने में यूजर से, अगर मान लो मैंने 45 लाख से, एक्चुअली मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि मैं मैक्सिमम तुम्हें 45 करोड़ दे सकता हूँ, या 45 या 100 करोड़, बट तुम अपना चार्ज करो यूजर से, उसने कह दिया कि यूजर से चार्ज करो, और मान लो मेरी नेट रिकवरी हुई 95 करोड़ की, तो 5 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है वो बियर करेगा, वो हमारी फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी, शॉर्टफॉल। हाँ। तो मेन बस ये है, और क्या हो सकता है लास्ट में, दोनों का हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है, कि फाइनेंशियल एसेट भी है और इंटेंजिबल एसेट भी है। वो क्या, कि मान लो 100 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन की थी, और मैंने उसमें ये कह दिया कि मैं 50 लाख तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ, 50 करोड़ पे कर रहा हूँ, स्पेसिफाइड अमाउंट है, वो फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी, और रिमेनिंग अमाउंट हमें इंटेंजिबल एसेट भी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, तो वो और हाइब्रिड मॉडल। बाकी का उसके पास राइट होगा कि पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हो। हाँ, और हमें अब क्या, फाइनेंशियल एसेट क्या है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट किस पे होती है फाइनेंशियल एसेट की, आइदर एफवीटीपीएल, एफवीओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, वो एंटिटी का बिजनेस मॉडल पे होगा। और अगर इंडेक्स 38 पे जाएंगे, अब जो इंटेंजिबल एसेट वो 38 के अकॉर्डिंग डील होगी, और 38 पे आगे क्या, अमोर्टाइजेशन होगी, तो हम फ्यूचर पे अमोर्टाइजेशन करेंगे, और फाइनेंशियल एसेट पे हमें फाइनेंस रेवेन्यू भी चार्ज ऑफ करना पड़ेगा। बट साइड बाय साइड हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो नहीं है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली अगर हम देखें तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी होएगा, कि अभी डेफरमेंट कर रही होगी मैंने फ्यूचर की, हाइब्रिड मॉडल के केस में। और अब जैसे क्या, इस क्वेश्चन में बोरोइंग कॉस्ट भी इंकर हो सकती है, अगर मैंने लोन लेके अगर आगे कवर अप किया है, रिकवरी कर रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन में जो बोरोइंग कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस अरेंजमेंट है, रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे इन विच इट इज इंकर्ड, जिस ईयर में इंकर होगी, अनलेस ऑपरेटर हैज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या मतलब, अगर उसने इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करी है, इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करेगा, तो उस क्वेश्चन में उसके पास राइट आ जाएगा कि बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देगा, बट दैट आल्सो इन कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज में अगर जितना भी अमाउंट होगी वो कैपिटलाइज कर सकता है, अदरवाइज वो भी एक्सपेंस ऑफ करनी पड़ेगी। हम्म इस इतने में किसी कुछ डाउट, बस वैसे कंसेप्चुअल वाइज दिस इफरिक इज और अपेंडिक्स डी डन। हाँ, और एक और चीज भी हो सकती है, मान लो ऑपरेटर को कुछ ऑब्लिगेशंस हो रिस्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे करने की, तो उसमें भी प्रोविजन ऑफ रोल हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, मतलब कि उसको मतलब क्योंकि वो पीपी नहीं है तो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन एज पर इंडेक्स 37 उसका प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हाँ, राइट। इसमें एक और चीज भी थी, ये मैं इसमें आता हूँ एक बार। ये तो चलो उन्होंने स्कोप की बात कर ली, ये मेन तो ये है। चार्ट पूरा मॉड्यूल में भी है। ये अफशी तुम बता सकते हो फिर, ये चार्ट तुम्हें समझ आ गया होगा फिर तो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ऊपर वाला जो था, जो वो फ्लो चार्ट बना हुआ था। ये वाला समझ आया चार्ट तुम्हें? नहीं नहीं, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। चलो मैं बताता हूँ, देखो बेस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हो सकता है, कि जो कैटेगरी क्या होगा, आइदर वो लेसी होगा, ऑपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर होगा, या ओनर होगा। मैंने बिल्ड ऑपरेट करके दे दिया। अब एसेट ओनरशिप, अब सबसे अरेंजमेंट क्या क्या हो सकती है, लीज की हो सकती है, सर्विस की मेंटेनेंस की हो सकती है, वहां पे मेंटेनेंस की होगी साइड बाय साइड, रिहेबिलिटेट ऑपरेट ट्रांसफर हो गया, ये सर्विस कंसेशन का एक दूसरे नाम होते हैं।
बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कि बिल्ड वो करेगा, ऑपरेट करेगा, फिर ट्रांसफर करेगा। बीओटी होता है, ये आरओटी और एक बीओटी। एक होता है बीओओ, बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, कि बिल्ड मैं करूंगा, ओन मैं करूंगा, ऑपरेट भी मैं करूंगा। ऑपरेट भी हम करेंगे। एंड 100% डिसइन्वेस्टमेंट होगी। 100% डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन की सारी, मैंने उसके अंदर जो पब्लिक प्राइवेट थी वो सारी डिसइन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो अब तीनों सरकमस्टांस में, जो पांच के ऊपर टोटल कितने, एक दो तीन छह, छह सरकमस्टांस में हम देखेंगे एसेट की ओनरशिप किसके पास है। एसेट की जिसके पास ओनरशिप होगी वो इधर पीपी उसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे अगर मान लो ऑपरेटर के पास है, अगर बीओओ का मॉडल है कि बिल्ड ओन एंड ऑपरेट है, तो उस क्वेश्चन में लास्ट में रेलेवेंट इंडेक्स लग जाएगा इंडेक्स 16। 16। तो उस सरकमस्टांस में हमें पीपी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, बिल्ड ऑन ऑपरेट है तो। और 100% डिसइन्वेस्टमेंट है तो उस क्वेश्चन में भी। बट अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोस्ट उसमें क्या होगी, एसेट, अदरवाइज बाकी सबके केस में क्या होगी, लीज के केस में तो ओनर उसकी रहेगी, ओनर्स उसकी। अदरवाइज फाइनेंस लीज का केस को नहीं बनेगा, वहां पे ऑपरेशन का लीज बनता है वो उसमें। और सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली टास्क हमने कर दिए डेट कलेक्शन के, कि हमने मेंटेनेंस मैं करूंगा एक, लेकिन मैंने सर्विस प्रोवाइड की है उसको, बस खाली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, एक तरीके से वो सर्विस प्रोवाइडर है जो कस्टमर जिसको मैंने बनाने को दी है। तो उस क्वेश्चन में भी एसेट की ओनरशिप मेरे पास है, आरओटी में भी और बीओटी में भी। बट अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसकी होगी, अगर लीज का देखें तो लीज में भी हमारी होगी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में तो हमारी है ही, मतलब अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आरओटी और बीओटी है उस क्वेश्चन में ऑपरेटर ने सारे एक्सपेंडिचर किए होंगे हाँ कैपिटल तो उसको इन्वेस्टमेंट। बस। हम्म। और जो रिस्क है, डिमांड रिस्क है, वो क्या होगा, अगर लीज का केस है तो वो शेयर बेस हो सकता है वहां पे, मतलब वो जनरली शेयर बेस होगा। सर्विस का क्वेश्चन है तो डिमांड सारा ग्रांटर का होगा, क्योंकि मेरी तो बस मेंटेनेंस करने का काम है मेरे पास, सर्विस प्रोवाइडर अगर मैं हूं तो। अगर आरओटी और बीओटी का है तो वो दोनों के पास हो सकता है डिमांड रिस्क, कि कितना हो गया आरओटी, अगर बीओटी का केस है 20 साल तक मेरा होगा, 30 साल के बाद तुम्हारा होगा, तो दोनों के एंड और दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। टिपिकल ड्यूरेशन क्या होगी, मतलब ये तो जनरली होगी 8 से 20 साल के लिए, इसमें 5 6 और 25 से 30 साल, डिपेंड एक्चुअली 25 से 30 साल के आसपास होती है। और डिस्टेंस इन्वेस्टमेंट में तो हमेशा ही उसके पास इंडेफिनिट के लिए चली गई है। रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या हो सकता है, अब बीओओ के अंदर भी ये तो यही हो सकता है ना कि 25 से 30 साल के पास है, तो उस क्वेश्चन में क्या लगेगा, बिल्ड 25 से 30 साल के मेरे पास, हमें इंडेक्स 116 मेरे को 16 ही अप्लाई करना पड़ेगा मेरे को तो। तो ऑपरेटर के पास ये। हाँ। और रेजिडुअल इंटरेस्ट, अब ये मेन है यहाँ पे, लीज के केस में सब मेंटेनेंस, आरओटी एंड बीओटी के केस में ग्रांटर के पास राइट रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है, तभी हम स्कोप के अंदर रह सकते हैं इफ्रिक के भी। अदरवाइज ऑपरेटर के पास है तो 16 ही लगेगा, इंडेक्स 16। और रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर लीज का है तो पहले इंडेक्स 17 था लीज का, अब 116 लगेगा यहाँ पे। और अगर सर्विस मेंटेनेंस का है तो 115 लगेगा। और अगर आरओटी और बीओटी का केस है तो ये इफ्रिक लगेगा, ये इसकी अकाउंटिंग, अदरवाइज 115 की लगेगी। अगर सर्विस और मेंटेनेंस का है, जैसे अभी हमने पढ़ा भी था ना, जो हमने अभी चार्ट्स भी देखे थे, ये रहा ऑपरेशन सर्विसेज, उसमें 115 लगेगा पूरा आगे steps। तो ये हमारा एक बार वैसे कंसेप्ट वाइज पूरा होता है। अब हम चलते हैं हमारे केस स्टडीज पे। हम्म, ये तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने थोड़ी बहुत कहानी सुनाई हमें कि क्या चल रहा है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, वो कर रहे हैं सब। बाकी अब इसमें स्पेसिफिक कोई डाउट है या कैसे करना है केस स्टडी को, इसको बताओ जल्दी से। मतलब कैसे, ऐसा जैसे कोई डाउट तो नहीं है। मतलब पर जैसे हाँ स्नेहा, ठीक। स्नेहा चली गई, कुछ मैसेज किया गया, एक सेकंड वेट। हम्म। अच्छा, उसने यहाँ तो क्या उसका नेट, चलो इशू है, तो अब इसमें कितना करें। चलो उसके ना एक क्या करते हैं, इस केस स्टडी को एक पूरी प्रॉपर सोल्व करेंगे फिर, एक सेशन और लास्ट हाँ लगेगा, बस एक सेशन और, मतलब आज नहीं ठीक है। करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हाँ करेंगे अब हाँ इसको। हाँ हाँ बट ओके। इसमें क्या कर लेते हैं, एक मेरे पास ना, मैं डिलॉयट की कर रहा था तो वहां पे अच्छे क्वेश्चन थे। एक सेकंड, एससीए के। पिक्चर्स, हाँ सर्विस कंसेशन पे, ये आज से मैंने कहाँ से हुए होंगे, डेट, ये रहा।
एग्जाम्पल ऑफ एससीए, इसको रीड कर लो, चलो साथ साथ करते हैं। प्राइवेट एंटिटी हैज एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ टनल। अब डज दिस, चलो तुम बताओ, ये लो रीड करो, मैंने कर लिया एक बार वैसे। Does this SCA fall within एक the सेकंड, बस scope एक of? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ एक हाँ। सेकंड, वो बस रिफ्रेश ना हो जाए, बस ठीक है। अब कर लो। Select each item to find out more. Arrangement details. During the period of 20 years, the operator will collect toll from drivers using the tunnel. ठीक है. The tunnel has an expected life of 50. Regulate service by limiting the fare to 2 euro. 2 euro. Sorry, 2 pound. अच्छा, government limit कर रहा है. During the 20-year period, the tunnel must be maintained by the operator. After this period, the government will take over the maintenance and operation of the tunnel. ओके 20 साल के बाद वो गवर्नमेंट के पास हो जाएगा. द रेसिडुअल इंटरेस्ट विल रिवर्ट टू द गवर्नमेंट आफ्टर 20 इयर्स. अच्छा, उसकी 50 साल लाइफ है. ठीक है. हाँ तो ये तो फॉल कर गई हमारी इसके स्कोप के अंदर, क्योंकि क्या? वो सब ग्रांटर ही कर रहा है. देखो, हम्म। रेगुलेट्स द सर्विस बाय लिमिटिंग द फेयर टू 2 पाउंड. वो वही फिक्स कर रहा है एट व्हाट प्राइस. उसके बाद वो सिर्फ ऑपरेटर सिर्फ मेंटेन करेगा, मतलब प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंटेन करेगी. और उस मेंटेनेंस पीरियड यानी 20 साल के पीरियड के बाद गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी over the maintenance and operation of the tunnel, and residual interest will revert to the government after 20 years. तो रेसिडुअल इंटरेस्ट 20 साल के बाद ही उसके पास जाएगा, तो यानी 30 इयर्स उसके पास जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारे स्कोप में है, करेक्ट। हाँ. अब ये वाला, है. इट्स द एक अरेंजमेंट. सेकंड। ये क्या क्या ब्राइट्स. हाँ. हम्म 1454, हाँ ब्राइट वाला यही वाला है, अच्छा। ये रहा, डज दिस एससीए फॉल विद इन, डज नॉट, अच्छा इनफैक्ट दूसरे वाला था, ये दूसरे वाला है, ये तो ठीक है। कुछ अलग है. अलग था, ये वाला करना है क्या एमसीक्यू? Under a local government street lighting scheme, a private company will construct and install a set number of lighting columns and then operate the lighting that 25 साल के लिए. क्या है, गवर्नमेंट फिक्स्ड अमाउंट पे करेगी. Lighting columns are not expected to have any significant residual value at the end of the arrangement. अच्छा. ओके. The government will pay the company. ठीक है. उनके उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट रेसिडुअल वैल्यू है ही नहीं उसकी, कि वो 25 साल तक हम्म। ही जब तक वो ऑपरेट करेंगे तो तब तक रहेगी. राइट। हम्म. तो इसका है यस बिकॉज अरेंजमेंट. ठीक है. यस बिकॉज अरेंजमेंट इज फॉर एंटायर लाइफ. कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द सर्विसेज. एमसीक्यू मत देखो ना, तुम ऊपर से देख के बताओ ना, तुम एमसीक्यू देख के क्यों आंसर कर रही हो? ऊपर से देख के बताओ, स्कोप में है नहीं है। ओके ओके. मेरे उसके बाद डोंट उसके लुक पास एट। रेसिडुअल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आई थिंक. बट वो ये ऑपरेट कर रहा है. नहीं, द प्राइवेट कंपनी विल कंस्ट्रक्ट एंड इंस्टॉल सेट नंबर ऑफ लाइटिंग्स एंड देन ऑपरेट द स्ट्रीट लाइटिंग. द गवर्नमेंट तो सिर्फ पैसे देने का काम कर रही है ना. हाँ तो ये स्कोप में नहीं है एफ 12 के. फिर 12 के स्कोप में नहीं है, है राइट? हाँ. ठीक है। हम्म तो कंपनी विल कंट्रोल. कौन से आगे ऑप्शन 116 आंसर, तो यही कंपनी में। एक सेकंड इसका, ये कुछ अलग सा नहीं आ रहा. एक सेकंड, कहाँ पे है ये? सेशन 1 स्कोप ऑफ 12, लर्निंग सेशन। ये तुम्हें कहाँ से मिले ये वाले? बता दूंगा लास्ट में एक बार। ये रहा। तुमने क्या बोला, इसका आंसर क्या है? हाँ नो बिकॉज रेसिडुअल वैल्यू. हाँ ये वाला हाईलाइट करा हुआ है. सॉरी, करेक्ट. रेसिडुअल वो क्या लिखा क्या क्या है? कहते हैं,
Residual value of Residual infrastructure value at the end is irrelevant as the arrangement is for irrelevant, entire life. entire life of infrastructure. So the current, because the arrangement is for entire life and the government controls or regulate the services. ऐसा कहाँ लिखा हुआ था? You know, private company will construct and install a set number of lighting and then operate the street lighting in their town Street for lighting. 25 years. Entire life of lighting columns. हम्म. The government will pay the fixed amount. The lighting column are not expected to have any significant residual value. The government controls or regulate the services. ये कहाँ से आ गई? कंस्ट्रक्ट, भाई वो स्कीम ही तो है। अब लेकिन अच्छा, ये इससे कर रहे हो क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की स्कीम है ना, तो स्कीम के अकॉर्डिंग ही उसको करना पड़ेगा ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, सर्विसेज कैसी देनी पड़ेंगी। वो तो बस कंस्ट्रक्ट, इंस्टॉल और ऑपरेट कर रहा है। ओके, हाँ. क्योंकि स्कीम के अंडर है ना ये चीज। करेक्ट. ये वाला ये लो, ऑप्शन 1 पढ़ लो. The arrangement term will be for 20 years, after which McBrides will retain ownership of the building and will be permitted to use as it sees fit. McBrides क्या है? ऊपर करना थोड़ा सा, ऊपर लिखा है क्या मतलब कुछ? मैकब्राइड एक वो एंटिटी है, ग्रांट, ये ऑपरेटर है. ओके ओके, ऑपरेटर है, तो हम्म. ऑपरेटर के पास ओनरशिप आ जाएगी। हाँ, और 50 साल का भी वो इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ 50 साल है, उस स्कूल बनाया है. 50 साल है, ओके ओके ओके, ठीक है। और अरेंजमेंट टर्म पहले ऑप्शन में 20 साल का है, विल रिटेन ओनरशिप, हाँ, विद बी रिटेन ओनरशिप. परमिटेड। हाँ, और नेक्स्ट ईयर में 50 ईयर्स का अरेंजमेंट, आफ्टर विच हाँ, मैकब्राइड विल रिटेन ओनरशिप. एंड विल बी परमिटेड टू यूज इट एज इट सीज फिट। अच्छा, मतलब अगर उन्होंने अरेंजमेंट पूरी टर्म के लिए कर लिया, मतलब पूरी यूजफुल लाइफ के लिए कर लिया, तब भी उसी के पास ओनरशिप रहेगी, हाँ, और पहले ऑप्शन में भी ओनरशिप रहेगी। ये लो. तो तुम्हारे सामने अरेंजमेंट टर्म फॉर 20 ईयर वे कंट्रोल एंड विल बी एबल टू यूज. अब ये क्या है, विद इन द स्कोप और इफ्रिक और आउटसाइड? आउटसाइड, क्योंकि ऑपरेटर के पास ओनरशिप आ गई ना, ऑपरेटर के पास ओनरशिप तो नहीं आनी चाहिए, ओनरशिप आउटसाइड तो हो गया. अच्छा अच्छा, ग्रांटर की रहनी चाहिए। आउटसाइड आ गया. और हाँ, अरेंजमेंट अगर आउटसाइड। 50 ईयर्स की है फिर? में भी सेम ही होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सेम. क्योंकि यूजफुल लाइफ। हाँ, रुको 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 रुको। क्योंकि इनकरेक्ट. अभी पुराना एमसीक्यू हमने करा था, उसमें कहा था ना कि अगर यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, वाइड कंट्रोल बाय द ग्रांटर, वही। यूजफुल लाइफ इज नॉट कंसिडर्ड. हम्म, सिग्निफिकेंट तो रेजिडुअल इससे इंटरेस्ट. वो तो पहला वाला तो सही हो गया, डज नॉट फॉल, दूसरा वाला होना चाहिए था, फॉल, फॉल होना चाहिए। हाँ. जेनिफर की फोन कॉल नेक्स्ट. भी आ गई। हाँ हाँ, सब कुछ कॉल है इसमें. हाय लिविंग इन चलो, ये वाला. वन द बिट टू कंस्ट्रक्ट एंड यहाँ मेंटेन द से, टनल हाँ. बाईपास। अच्छा, The tunnel will be constructed to run through the chalk hills of Hertfordshire. It will be operated by McBride for 20 years, after which maintenance and other related obligation will be taken by British government. The government will pay a total of 500 million pounds, ये pounds का है ना, हाँ, and हाँ 16, पाउंड है। that is 16 million per year to McBride over the life of concession arrangement. इस क्वेश्चन में इफ्रिक के स्कोप में है या नहीं है? मेंटेनेंस, अच्छा वो ऑपरेटेड बाय मैकब्राइड 20 साल के लिए, उसके बाद सारा कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ में ले लेगा। और हमने बिट, इसमें तो है स्कोप के अंदर कि इसमें है. वो हमें टोटल कंसिडरेशन पे करेगा 500 मिलियन। हम्म. जेनिफर वांट्स टू नो। रुको 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 रुको, चलो ये वाला, ये लो लो. वो सही था, है उसके अंदर, हाँ हाँ, स्कोप वो के तो अंदर। स्कोप में है. स्कोप में है.
Jennifer wanted to know. ठीक है. The arrangement is for operator to construct and maintain new road in Northeast Wales. The road will cross the border between England and Wales, providing relief. Land road will be maintained by BSAL, ठीक है, for 20 years and by government. Company will collect 3 pounds from drivers. टोल लेगी. अच्छा. Toll is set by government and cannot be varied without express permission from the government. Given क्या हमें बताना है कि scope of FRIC 12. Session will end तो soon. हाँ ये हमारा. अच्छा, select the best response. The drivers pay the operator directly. एक सेकंड अच्छा, चलो which fact is more important? अच्छा, उसने ये पूछा है ना. हम्म Which fact is more?